तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और वी विल कंटिन्यू द डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ द वेक्टर इन दिस एपिसोड with some exercises. तो हमने क्या सीखा था, क्या लर्न किया था इसके पहले वाले एपिसोड में? डॉट प्रोडक्ट मीन्स द स्केलर प्रोडक्ट। उसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। तो टुडे वी शैल कंटिन्यू दैट टॉपिक। ओके, तो हमने बताया था कि अगर कोई वेक्टर एक ए है और दूसरा वेक्टर बी है और उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल थीटा है, तो देन ए डॉट बी को हम इस तरह डिफाइन करते थे। हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, ठीक है। ये पूरी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। जस्ट ये न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है हमको लास्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। हमने अच्छे से समझाया था। तो इसमें एक चीज़ देखो, आप मैथ तो पढ़े ही हैं, आप जानते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर 1 तक रहती है। मीन्स कॉस थीटा किसी भी एंगल के जो मतलब हमारा जो एंगल का जो कोसाइन होता है, तो जो कोसाइन फंक्शन होता है उसकी जो मिनिमम लिमिट होती है वो -1 होती है, -1 भी हो सकती है, और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 1 होती है। यानी मैक्सिमम लिमिट 1 और मिनिमम लिमिट -1। यही तो होता है, यही आपने पढ़ा है ना। कोसाइन जो फंक्शन होता है वो -1 से 1 तक ट्रैवल करता है। तो इसको देखो ज़रा यहाँ पे। तो अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू लें, मतलब ए डॉट बी, जब आप ए डॉट बी निकालेंगे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कभी मिलेगी ना हमको, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कॉस कितना होता है? 1। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो ए और बी दोनों के मॉड का, जो दोनों के मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होगा। व्हेन द, ठीक है, +1 मतलब 1 वैल्यू। और जो ए डॉट बी का जो मिनिमम जो वैल्यू होगा वो होगा -a वेक्टर बी वेक्टर का मॉड, मतलब उनके मैग्नीट्यूड के वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन और उसका माइनस, जब कोसाइन वैल्यू -1 होगी। -1 कब होती है? जब थीटा = पाई और 180 डिग्री होता है। यानी अगर एक बी वेक्टर उधर जा रहा है तो ए वेक्टर इधर जाएगा, ऐसे। जस्ट इंक्लूडेड एंगल इज पाई और 180 डिग्री। और +1 कब आता है? जब थीटा = आइदर 0 हो और 360 डिग्री हो। तो यानी अगर बी भी इधर है और ए वेक्टर भी इधर है, एक दूसरे के पैरेलल है या कोलिनियर है, तो उनके बीच का एंगल 0 होगा। जब 0 होगा तो कॉस की वैल्यू +1 आएगी। तब ए डॉट बी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इतना होगा और मिनिमम वैल्यू ए डॉट बी का इतना होगा, निगेटिव ऑफ द दिस। इसका मतलब हुआ कि ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है, यानी उसकी जो वैल्यू मैग्नीट्यूड हमेशा क्या लिखते हैं? हमेशा प्लस लिखते हैं। वो ए मॉड और बी मॉड, इनके मल्टीप्लिकेशन के या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। भाई नेगेटिव मैक्सिमम ये जा रहा है, पॉजिटिव मैक्सिमम ये जा रहा है, बाकी समय बीच में भी हो सकता है। जब कॉस थीटा की वैल्यू कुछ भी, मतलब -1 और 1 के कुछ भी बीच में होगी तो कुछ भी आ सकता है फ्रैक्शन में। तो यानी कि जो ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो
मॉड ए इंटू मॉड बी, यानी से लेके प्लस मॉड ए और मॉड बी वहाँ तक ट्रेवल करेगी, बीच में कुछ भी हो सकती है। तो यानी कि उसकी जो उसका हमेशा जो मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो ए डॉट, यही ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड, और ऐसे भी लिख सकते हो स्मॉल ए स्मॉल बी। अगर स्मॉल ए स्मॉल बी लिख दिया तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ही लिखा है, बस ऊपर वेक्टर का निशान मत लगाइए। स्मॉल ए लिख दिया या स्मॉल बी लिख दिया तो स्मॉल बी अगर कहीं लिखा है उसका मतलब है बी वेक्टर का मॉड, और स्मॉल ए का मतलब है ए वेक्टर का मॉड, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये एक हमको एक और रिलेशन मिला कि दो वेक्टर का अगर हमको डॉट प्रोडक्ट निकालें या निकालना है, या हम दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो उस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी मैक्सिमम लिमिट दोनों के अलग 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 मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, ये वैसे कभी कभी ऐसे भी पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ देखते हैं, इसको हम वाइप आउट करते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसान है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसका एक वेक्टर है ए इस डायरेक्शन में और ये वेक्टर है बी इस डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात है कि ये वेक्टर इन दोनों का सम होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर इनका कोई नाम दे दें ओ ए बी और सी, तो ये ए सी वेक्टर हुआ, ये ए बी वेक्टर हुआ, वो बी सी वेक्टर हुआ। तो पिक्चर से साफ दिख रहा है कि ए बी और प्लस बी सी ये होगा हमारा ए सी, है ना, साफ साफ। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम, यही तो है ना, ये ए सी सम है दोनों वेक्टर का। ओके, अच्छा ए वेक्टर का मॉड क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इज नथिंग बट ए बी की लेंथ। ओके, ए बी की लेंथ, ओनली ए बी, नॉट ए बी वेक्टर। इसी प्रकार बी का मॉड केवल बी सी, और ए प्लस बी वेक्टर इसका मॉड इज नथिंग बट ए सी ओनली, ओनली ए सी, नॉट ए सी वेक्टर। ये क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर की लेंथ, वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू, समझ में आया। तो वेक्टर नहीं लगाएंगे, ये केवल इस ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ हैं जो वेक्टर से मिलके बना है ट्रायंगल। ये भी तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, अपनी तरफ से हम ए प्लस बी वेक्टर जो है उसका उसी में से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ऐसे कितना आएगा। किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि पहले वेक्टर का मॉड और दूसरे वेक्टर का मॉड, दोनों वेक्टर एक ही हैं, तो इसका मॉड और उनके बीच के एंगल का कॉस। तो ये देखो कि ए बी ही बार बार ले रहे हैं तो वो तो वही वेक्टर हुआ, ए डॉट ए टाइप का कोलिनियर, तो उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, और वो है 0, तो कॉस 0। भाई ए प्लस बी लिया ना हमने, ए प्लस बी यानी ए सी, तो ए सी ही ए सी का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये तो वही वेक्टर हो गया ना, तो उसके बीच का एंगल 0 ऑलवेज होगा, क्योंकि वही वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो वही वेक्टर में कोलिनियर संबंध होता है, रिलेशन होता है। तो ये आपका आया ए प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। ओके, यही ए प्लस बी वेक्टर जो मॉड है उसका स्क्वायर, और इसका मतलब है कि साफ साफ ए सी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी वेक्टर जो था वो ए सी था, उसका मॉड जो था वो ए सी था, तो उसका स्क्वायर मीन्स केवल ए सी का स्क्वायर,
ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली द लेंथ ऑफ द साइड, AC साइड उसका स्क्वायर। जरा इधर जरा इसको जरा देखो, इस साइड में इसको जरा खोलते हैं। तो A डॉट A पहले A से मल्टीप्लाई करते हैं, इस A से इस वाले में मल्टीप्लाई करते हैं और डॉट लगा के। तो A का पहले इससे करो तो A डॉट A का B से करो तो A डॉट B, प्लस अब इस B से करो, इस B से मल्टीप्लाई करो तो प्लस B डॉट A और प्लस B डॉट B। इतना ही तो आया। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछली बार के उससे कि जो हमने पढ़ाया है पिछले एपिसोड में कि A डॉट B को B डॉट A आराम से लिखा जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इसका रिजल्ट जो होता है पूरी तरह से न्यूमेरिकल स्केलर आता है। तो स्केलर मीन्स अगर रिजल्ट अगर बताया था ना मैंने, अच्छा डिस्क्राइब किया था, इसको फिर से देखना, आप भूल जाते हो अगर तो। इस A डॉट A तो A का मॉड B का मॉड, उनके बीच का एंगल। तो A डॉट A के बारे में भी हमने पिछले वेक्टर में बताया था कि अगर सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से डॉट मल्टीप्लिकेशन करो, जैसे यहाँ पे देखो इस वेक्टर का इस वेक्टर से डॉट मल्टीप्लिकेशन किया गया सेम वेक्टर से, तो कुछ नहीं आता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। तो यहाँ ये आया ओनली A वेक्टर का मॉड और उसका स्क्वायर, प्लस A डॉट B और ये B डॉट A को A डॉट B लिखो तो यह जाएगा 2A डॉट B, मतलब A डॉट B जो होंगे वो 2 हो जाएंगे। इसको ऐसे भी करके लिख सकते हो, और इसको आप B वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, क्योंकि कोलिनियर हैं, वही वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल 0, तो B मॉड बस उसका स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1। आखिर ये हुआ, ये जो है इक्वल टू, इधर हम लिख सकते हैं A प्लस B मॉड का स्क्वायर। लेकिन हमने अभी पिछले टॉपिक, इसके जस्ट पहले वाला जो टॉपिक जो बताया हमने, जहाँ पर कि A वेक्टर और B वेक्टर का जो वैल्यू है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है ये दोनों के अलग अलग मॉड के इक्वल। यही हमने बताया ना कि मतलब A वेक्टर और B वेक्टर का जो मॉड होता है, जो वैल्यू होती है, उसकी मैक्सिमम लिमिट इतनी होती है। यही हमने बताया है, अलग अलग वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड हैं उनके मल्टीप्लिकेशन से इसकी वैल्यू छोटी होती है। मतलब कि इस चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, मैक्सिमम, और उससे छोटी ही रहेगी। तो मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू इससे या तो इक्वल तक जाएगी, या तो मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे या तो इससे छोटी ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि इस चीज़ की जो मैक्सिमम लिमिट है वो यहाँ तक रहेगी, मैक्सिमम लिमिट ओनली मैक्सिमम लिमिट ये रहेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं +2 मॉड A। यहाँ देखो A डॉट B की जगह पर ये लिखा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया और प्लस B वेक्टर का स्क्वायर। चूँकि ये मैक्सिमम लिमिट है तो यानी कि ये जो वैल्यू रहेगी ये इससे हमेशा छोटी रहेगी, ये मैक्सिमम लिमिट है। तो हमने मैक्सिमम यूज किया तो अर्थात ये जो उसका ये जो वैल्यू है ये मैक्स या तो इस पूरे से छोटा रहेगा या इसके इक्वल रहेगा। और इसको आप लिख सकते हो A मॉड प्लस B मॉड का पूरे का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है जो मॉड्स के टर्म में लिखा हुआ है, तो आप देख ही रहे हो। और A प्लस B दोनों का स्क्वायर रूट ले लो तो ये आ जाएगा केवल ये क्या बता रहा है, ये है आपका A प्लस B का मॉड। A प्लस B का मॉड क्या था, साइड की लेंथ ऑफ द AC, और ये था साइड AB और ये था साइड BC। और ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ट्रायंगल इनइक्वलिटी बोलते हैं इसे। ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होता है।
और इक्वल तभी होता है जब वो तीनों पॉइंट कोलिनियर में कन्वर्ट हो जाएं, एक लाइन पे आ जाएं, और वो तब वो ट्रायंगल नहीं रहता है। तो बस वही चीज़ है ट्रायंगल इनइक्वलिटी। कभी कभी इसको डायरेक्टली पूछ लेते हैं, या कभी कभी इससे कुछ आपको ऐसा इसी के बेसिस पर आपको कुछ और पूछ लेते हैं, या तो यही पूछ लेते हैं, या तो इसके बेसिस पर कुछ पूछ लेते हैं। और ये आप जियोमेट्री से अच्छी तरीके से आप बहुत पहले भी जानते हैं, किसी साइड्स में किसी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम तीसरी साइड से या तो बड़ा होता है या इसके इक्वल होता है। जब इक्वल होता है तो ट्रायंगल नहीं बन पाता है, वो एक लाइन बन जाती है। ठीक है, चलो ये भी एक था तो हमने इसको भी आपको बता दिया इसमें इन दोनों को, लेकिन आप बहुत ध्यान से रिव्यू कीजिए तो आपको मतलब काफ़ी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग मिलेगी वेक्टर को समझने में, उसके डॉट प्रोडक्ट को समझने में। ठीक है, अब हम थोड़े बहुत और एक्सरसाइज करते हैं डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड। आपको ये एक ट्रायंगल दिया गया है, या ट्रायंगल अभी हम नहीं बनाते हैं, हम ये 3 पॉइंट लेते हैं, ए बी और ये पॉइंट सी। आपको इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हो सकते हैं 3D कोऑर्डिनेट, जैसे 3 1 4 2 -3 4 3 -3 4 6, ऐसे आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हो सकते हैं पॉइंट के, और इनके पोजीशन वेक्टर दिए हो सकते हैं। जैसे कहा कि ए का पोजीशन वेक्टर जो है ये जो ट्रायंगल के जो वर्टेक्सेस हैं, ये वाले वर्टेक्स, इनके आपको पोजीशन वेक्टर दिए होते हैं। जैसे किसी ने बोला कि पोजीशन वेक्टर जो ए है वो है आपका 3i + j + 4। तो इसका मतलब है कि उसने OA की बात की है, मतलब कहीं एक ओरिजिन है जो हमारा सिस्टम का जो ओरिजिन है, हम वहाँ से मतलब उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे ये यहाँ पर ओरिजिन है तो हम OA, ये O का वो मतलब ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 हैं, यहाँ से इस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है। तो आपको दो तरीके से वो प्रॉब्लम दे सकते हैं बताने के लिए, या तो आपको डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स दे दिया और ओरिजिन आपको बता दिया कि 0 0 0 हैं, तो आप समझ जाएंगे कि A का पोजीशन वेक्टर या तो यहाँ से आप सीधे ऐसे लिखेंगे, या तो वो डायरेक्टली आपको आसान करके पॉइंट O का मतलब पॉइंट A का यानी वर्टेक्स का आपको दे देंगे पोजीशन वेक्टर। तो इसी प्रकार B का जो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 2i - 3j + 4k, और इसी प्रकार C का जो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा -3i + 4j + 6k। अब आपसे पूछा है कि बताओ ये ट्रायंगल जो है वो एक रेक्टेंगुलर ट्रायंगल है कि नहीं है, मतलब इसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है कि नहीं है, मतलब कोई एक एंगल 90 डिग्री का है कि नहीं है। बोला कि ये ऐसा कुछ है कि नहीं है, आप उसको बताओ कि इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का है कि नहीं है। तो आपके पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के। आपके पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तरीका है कि आप तीनों साइड्स की लेंथ निकालें, मतलब AB निकालें, BC निकालें और C निकालें, और ये AB निकालें, AB की लेंथ निकालें यानी ओनली AB, BC साइड निकालें, लेंथ ऑफ द BC, और AC साइड निकालें। तीनों आप लेंथ निकालें, इनके मतलब लेंथ मतलब होता है
लेंथ कैसे निकालोगे? लेंथ निकालने के लिए उस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इनके मैग्नीट्यूड निकालें। इनमें जो सबसे जो बड़ी हो उसका स्क्वायर करें, और जो दो छोटी वैल्यू आएँ उनका स्क्वायर करें, और देखें कि पाइथागोरस कंडीशन प्रूफ होती है कि नहीं। एक तो तरीका ये है। तो पहले हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल बेसिक वाला। तो आपको तीनों पॉइंट के वर्टेक्सेस पता हैं। अब आप ए बी साइड निकाल लीजिए। ए बी की लेंथ इज नथिंग बट ए बी वेक्टर की लेंथ, यानी उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन ए बी वेक्टर है क्या? ए बी वेक्टर जो है हमारा वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। यही तो आप जानते हैं। निकाल लीजिए। तो बी का पोजीशन वेक्टर 2i माइनस 3। जब आप काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे ना, तो आप ऐसे ही तुरंत ऐसे ही सॉल्व, मतलब ऐसे ही आप निकाल लेंगे, ऐसे ही केवल ये कोऑर्डिनेट्स देख के। तो जैसे पूछा कि ए बी वेक्टर, तो वहाँ से बी माइनस ए कर दो, तो चाहे ऐसे लिख के कर दो, चाहे वहाँ से कर दो। तो ओ बी माइनस ओ ए, या बी का कोऑर्डिनेट्स माइनस ए का कोऑर्डिनेट्स मीन्स माइनस आई माइनस 4j प्लस 0 के। तो ए बी ओनली तो ए बी वेक्टर ये आ गया। तो ए बी वेक्टर का मॉड निकालो, यानी केवल लेंथ ऑफ ए बी। तो आप जानते ही हो ए बी का मॉड इक्वल टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 मीन्स √16। सिमिलरली आप बी सी साइड निकालो। बी सी साइड की लेंथ, बी सी साइड की लेंथ मीन्स बी सी वेक्टर का मॉड। और बी सी वेक्टर क्या होता है वो आप जानते हो। बी सी वेक्टर इज नथिंग बट सी का कोऑर्डिनेट माइनस बी का कोऑर्डिनेट है, या उसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका। तो आपको चाहे वहीं से डायरेक्ट आप कर लो, कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट घटा के, नहीं तो ऐसे यहाँ से भी कर लो, आई जे के टर्म में, जैसे मन चाहो। और आप फिर बी सी निकाल लो। पहले मॉड बी सी निकालोगे तो वो बी सी हो जाएगा आपका लेंथ। उसके बाद आप सी ए लेंथ निकाल लो, या आप ए सी कह लो, उसको लेंथ ही तो है। तो वो होगा आपका सी ए वेक्टर का मॉड कह लो, चाहे ए बी चाहे ए सी वेक्टर का मॉड कह लो। लेंथ तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। आप चाहे ए सी वेक्टर का सी ए वेक्टर निकाल के उसका मॉड निकालो, चाहे ए सी वेक्टर लिख के उसका मॉड निकालो, बात इक्वल है। सी ए वेक्टर और ए सी वेक्टर की बात इक्वल नहीं है। मतलब सी ए वेक्टर होता है माइनस ए सी वेक्टर, लेकिन जब आप मॉड निकालते हैं ना, मॉड मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इज ओनली द लेंथ ऑफ द वेक्टर और द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वेक्टर, और वो भी पॉजिटिव ली जाती, वो भी हमेशा पॉजिटिव ली जाती। तो इसीलिए मॉड निकालने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पॉइंट टू पॉइंट। अब आपका ए सी आ गया, और मान लो कि उसमें सबसे बड़ी आपने ए बी निकाल लिया लेंथ, बी सी निकाल लिया और ए सी निकाल लिया, और आपने देखा कि सबसे बड़ी वैल्यू आई है मान लो बी सी की। तो इसका मतलब है कि अगर ये रेक्टेंगल ऐसे, मतलब रेक्टेंगुलर ट्राइंगल होता या परपेंडिकुलर ट्राइंगल होता, उसमें जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री हो, ऐसा कुछ होता, और बी सी सबसे ज़्यादा आ रही है वैल्यू, तो बी सी यही होना चाहिए और ए ये होना चाहिए। इसका मतलब यही तो है ना, कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। तो आप बी सी स्क्वायर निकालो, यानी बड़ी वाली का बी सी स्क्वायर यहाँ से निकालो, और फिर आप ए सी ये और इसका स्क्वायर करके देखो, ए बी का स्क्वायर। अगर दोनों ये मैच कर जाए तो समझ लो कि ये एक रेक्टेंगुलर ट्राइंगल है या एक परपेंडिकुलर ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री। ये तो हुआ एक तरीका जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को मतलब यूज करके उसको जस्टिफाई करके देखते हैं। और अगर ये ना मैच किया तो समझ लो कि वो एक रेक्टेंगुलर या परपेंडिकुलर ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स नहीं है। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका भी बहुत सिंपल था। आप ए बी वेक्टर निकाल लो, वही कोऑर्डिनेट्स पता ही हैं।
ए बी इक्वल टू बी का कोऑर्डिनेट्स माइनस ए का कोऑर्डिनेट्स और वाई जे के टर्म में लिख दो, या यहीं से सीधा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, मैं आपको कितनी बार बता रहा हूँ। तो ये बी का कोऑर्डिनेट्स माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, वैसे ही मतलब बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर वैसे निकाल लो, या तो आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स देख कर निकाल लो। आपने ए बी वेक्टर निकाल लिया, बी सी वेक्टर निकाल लिया, इसी तरह आपने सी ए वेक्टर निकाल लिया। आपने तीनों वेक्टर निकाल लिए और वो आपको आई जे के टर्म में मिल जाएंगे। और आई जे के टर्म में वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान होता है, ये हम पिछले बता चुके हैं पिछले एपिसोड में। चलो तो हम एक बार फिर से यहाँ पर आपको रिवाइज़ करा देते हैं। चलो इसी बहाने सब बता चुके हैं लेकिन एक बार रिवाइज़ करा ही देते हैं ताकि आपको फिर से याद आ जाए। ए बी वेक्टर इज नथिंग बट ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ज़रा बताओ कितना होगा। ये आपका ओ बी पता है, ये ओ ए पता है, यानी ए का पोजीशन कोऑर्डिनेट और बी का पोजीशन कोऑर्डिनेट पॉइंट का। तो ए बी वेक्टर आ गया आपका माइनस आई माइनस 4j प्लस 0 के। सेम आप बी सी वेक्टर निकाल लीजिए, और ये आ जाएगा आपका बी सी वेक्टर इक्वल टू माइनस 5i प्लस 7j प्लस 2k। और इसी प्रकार आप सी ए वेक्टर निकाल लीजिए। सी ए वेक्टर आ जाएगा आपका माइनस सी ए मीन्स ए माइनस सी, तो सी ए निकालोगे ना, सी ए इक्वल टू ए माइनस सी, तो आपका आ जाएगा 6i और माइनस 3j और माइनस 2k। ये आपके तीनों वेक्टर आ गए, ए बी बी सी और सी, तीनों पॉइंट्स को मिलाने वाले वेक्टर्स। ये जो पॉइंट थे ए बी सी, इनको मिलाने वाले वेक्टर्स आ गए। बस आपको लगता है कि ये अगर इनमें से कोई एक 90 डिग्री है तो आप चेक कर लो। अभी पहले हम पॉइंट ए का चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एंगल कितना है, ये एंगल मान लो अल्फा है, तो ये पॉइंट है ना, तो ये इस वेक्टर ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर से मिला है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर अपॉन ए बी का मॉड और ए सी का मॉड। ए सी इज नथिंग बट माइनस सी ए, वही है। तो ए सी जहाँ पर हो वहाँ पर माइनस कर दो, तो आप सी ए यूज कर सकते हैं। आप इसको निकालो तो ए बी और डॉट ए सी, ए बी और डॉट ए सी, ए बी डॉट ए सी कितना होगा, ए बी वेक्टर लिखो माइनस आई माइनस 4j प्लस 0k डॉट सी ए और माइनस ए सी कर लो, तो माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k। इसको रख लो। और ये आपको इसलिए हमने ये करके बताया कि आपको फिर से याद आ जाए कि एक की आई जे के वेक्टर अगर दो टर्म, जैसे आई जे के टर्म में लिखे दो वेक्टर हैं और उनका अगर हमें डॉट करना है तो हमको कुछ नहीं करना होता है, केवल आई के कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन, जे के कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन और के कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन करके जस्ट सम कर देना है। तो -1 -6 प्लस 6 -4 और ये 3 का मल्टीप्लिकेशन -12 और 0 और 2 का 0, तो बराबर -6। ये आपका इतना आ गया। और आप ए बी मॉड और ए सी मॉड इनका अंडर रूट करके निकाल सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड, तो आप निकाल लीजिए एंगल अल्फा। और अगर 90 है तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब ये 0 आने के लिए ज़रूरी था कि यही 0 आना चाहिए। अगर ये कॉस अल्फ़ा इतना है तो इसकी वैल्यू चाहे जो आए, आंसर 0 कब आएगा, जब ए बी डॉट ए सी की वैल्यू 0 आए। और देखिए आप ए बी डॉट ए सी की वैल्यू -6 आया, यानी ये 0 आया ही नहीं। तो हमको ए बी मॉड और ए सी मॉड निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये ऊपर 0 आएगा तभी वैल्यू 0 होगी, तभी एंगल 90 आएगा। तो यानी कि आपको ये ए बी मॉड ए सी मॉड निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। ये आपका नॉन 0 आया, यानी कि ये अल्फ़ा 90 नहीं है, ये अल्फ़ा जो है वो 90 नहीं है।
अब आप एंगल इसी प्रकार सी निकालिए, ये इसको थोड़ी देर के लिए बीटा मान लीजिए, तो कॉस बीटा इक्वल टू सी ए डॉट सी बी, इन दो वेक्टर से मिलकर बना है, तो सी ए डॉट सी बी अपॉन सी ए का मॉड और सी बी का मॉड, ये आप निकाल लेंगे हैं, ये सी ए डॉट सी बी अपॉन सी ए का मॉड और सी बी का मॉड। फिर आप पहले यहाँ से सी ए वेक्टर निकाल लीजिए, सी ए वेक्टर और सी बी वेक्टर, तो आप निकाल ही चुके हैं सी ए और सी बी वेक्टर, उनका आप डॉट प्रोडक्ट कीजिए। इसी तरह अगर वो जीरो आ गया तो सीधा ही पहले अगर ये जीरो आ जाए ऊपर वाला तो समझ लेंगे कि बीटा 90 है, ये जीरो आना चाहिए। अगर बीटा 90 है और इसका वैल्यू हमें जीरो लाना है तो यही जीरो आना चाहिए, नीचे जीरो आएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और कॉस की वैल्यू इनफाइनाइट होती ही नहीं कभी, -1 से +1 तक जाती है, तो यानी यही जीरो आना चाहिए। तो इसको भी निकल देखते हैं, अगर केवल इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो मीन्स ये 90 है, और नहीं आया तो ये 90 नहीं है। सिमिलरली ये एंगल निकाल लेते हैं, अगर इसका भी नहीं आया तो हम बता देंगे कि ये रेक्टेंगुलर ट्राइंगल या परपेंडिकुलर ट्राइंगल है ही नहीं। तो आपके पास दो तरीके हैं निकालने के, ठीक है। चलें आगे, सब प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करना, इनको आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हम आपको बहुत कुछ बताते रहते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, आपको थ्योरी समझाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस अवश्य कीजिए। प्रैक्टिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहली चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए, आपको थ्योरी पूरी अच्छे से आनी चाहिए। मतलब जो हम समझा रहे हैं ना उसको तो आप सबसे पहले समझो, जब आप उसको समझ लोगे तब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, और आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपको इतना ये लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं कि आप पॉइंट ढूंढो। जब आप काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं ना तो सब कुछ आप तुरंत ढूंढते हैं और सब सॉल्व तरीके से ढूंढते हैं। मतलब आप OA OB OC नहीं लिखते, आप जस्ट कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट I और JJ को दिमाग में ही कैलकुलेशन करना सीख जाते हैं। तो प्रैक्टिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट, और प्रैक्टिस से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, आपको सारे फंडे क्लियर होने चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चालू करें फिर आगे, और चलो अब नेक्स्ट एपिसोड में ही चालू करते हैं, वरना ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताते हैं कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन कैसे देखते हैं, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन क्या होता है, ये हम अगले एपिसोड में आपको सिखाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत लंबा हो जाएगा फिर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।